अध्याय 71। आधे महीने बाद मैरीलैंड, अमेरिका की उड़ान पर बेक कैन गोन आराम से प्रथम श्रेणी के केबिन में सोफे पर झुका हुआ था और अपने बगल में जियान दाओ को ट्यूना सलाद को मिलाने और ब्रेड पर फलों की चटनी फैलाने में उसकी मदद करते हुए देख रहा था। उसके बगल में बैठे फोतु नगो से रहा नहीं गया। उसने अपना माथा दबाया और कहा, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? बेक कैन गो ने उसे घूर कर देखा। उससे बहस करने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह इत्मीनान से जियान दाओ की हर हरकत, हर भौंहा, हर मुस्कान का आनंद लेती रही। जियान दाओ केवल थोड़ा मुस्कुराया। इस तरह की जरूरत के लिए पता नहीं यह बचपना था या आदिम प्रवृत्ति, वह कभी कभी उसे संतुष्ट कर देती थी। बस थोड़ा प्रयास करने की जरूरत थी। यह उसके लिए एक महान प्रोत्साहन का प्रभाव होगा। तो क्यों न खुशी से ऐसा किया जाए? इसके अलावा अपने प्रेमी के साथ मजेदार चीजें करना, चाहे जो भी हो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। फोतु नगो के बगल में बैठे हुए दोआन तू क्या है? यह दृश्य देखकर वह बस मुस्कुराती रही और खिड़की के बाहर गहरे रात्रि आकाश को देखती रही। अपने मंगेतर के बारे में सोचते हुए, जिसके जीवन या मृत्यु के बारे में अभी भी पता नहीं था, वह अकेला और उदास महसूस कर रही थी। जहां तक सबसे गहरे कोने में बैठे व्यक्ति एन नाम की बात है, तो उसने अपने साथ मौजूद लोगों पर ध्यान देने की जहमत भी नहीं उठाई। वह केवल अपने लैपटॉप को खोलने और हवा में इस लंबी यात्रा के दौरान समय बिताने के लिए गेम खेलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जी हान का मामला सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि अमीर वर्ग की जांच, चाहे वह किसी भी देश का हो, हमेशा एक कठिन और कष्टसाध्य कार्य होता है। इसके अलावा नाजायज संतान, संपत्ति का निपटान या छिपे हुए अमीर लोगों की संख्या जैसे जटिल विवरण कभी भी पूरी तरह से नहीं गिने जा सकते। बेक कैन गोन और जियान दाओ इस बार अमेरिका गए क्योंकि उन्हें बेक कैन गोन के पीएचडी पर्यवेक्षक से खबर मिली थी। क्योंकि वह जी हान के मामले पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे, उन्हें अचानक याद आया कि कुछ साल पहले किसी ने गुमनाम रूप से उन्हें पत्र लिखा था, जिसमें आपराधिक मनोविज्ञान पर कुछ बेहद तीखे और चरम विचार सामने रखे गए थे। उन्होंने पाया कि इन पत्रों में शब्दों का चयन और लहजा ताहाम के चित्र के साथ पूरी तरह मेल खाता है, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें संभाल कर रखा। इसलिए वे बेक कैन गोन को अमेरिका आने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे ताकि आगे की चर्चा की जा सके। चूंकि यह संभवतः फिंगरप्रिंट पहचान और पोर्ट्रेट तुलना से संबंधित था ताकि ठिकाने का पता लगाया जा सके, इसलिए एन नाम भी साथ चले गए। उसकी पहचान वास्तव में बो जिन यान जैसी ही थी। वह एक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर था, एक विशेषज्ञ जिसे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह पुलिस बल के वेतन पर नहीं था, ताकि वह एक विद्वान के रूप में विदेश जाकर विनिमय कर सके। जहां तक फूजी वू और यिनसी क्यू का सवाल है, वे दोनों क्रिसमस मनाने के लिए अमेरिका लौट आए। यिनसिकी के निजी अंगरक्षक समूह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। यह सर्दियों की शुरुआत थी और विश्वविद्यालय के बगीचे में पत्ते बिखर रहे थे। स्कूल अभी भी ऊंचा और गंभीर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि ठंडी और उजाड़ हवा से संक्रमित हो गया है। जियान याओ और बो जिन्यान साथ साथ चल रहे थे। उसके लंबे और सुंदर चेहरे को देखकर उसका मूड थोड़ा शांत हो गया। जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो उससे जुड़ी कोई भी चीज कहीं भी मायने रखती है। यहाँ तक कि आसपास के अपरिचित विदेशी चेहरे भी मित्रवत लग रहे थे। आप कहाँ देख रहे हैं? उसकी टिप्पणी को महसूस करते हुए बेक कैन गोन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली और खुशी से उसकी ओर देखने लगा। यहाँ भी हालात खराब नहीं है, उसने कहा। क्या? उन्होंने जवाब दिया, स्कूल बहुत खराब है, बहुत भीड़ भाड़ वाला है, बहुत शोरगुल वाला है।
उल्लेख करने लायक एकमात्र स्थान आपराधिक मनोविज्ञान विभाग है, जिसकी अग्रणी स्थिति सबसे उत्तम है। जियान दाओ। बेशक, स्कूल के बगीचे में टहलने और अतीत की यादें ताज़ा करने का समय मिलना दुर्लभ था। जो माहौल शुरू में थोड़ा रोमांटिक था, वह पूरी तरह से उसके द्वारा बह गया था। फूजीवू, जो पीछे चल रहा था, उत्साह से भरा हुआ था, उसे और एन नाम को स्कूल के कुछ प्रसिद्ध स्थलों से परिचित करा रहा था। वे तीनों अमेरिका में केवल 2 दिन ही रुके और फिर मामले की जांच जारी रखने के लिए हांगकांग लौट आए, इसलिए आज रात सभी ने साथ में खाना खाया। उनके पीछे 5 अंगरक्षक थे। चीनी पुलिस मनमाने ढंग से उनकी सुरक्षा के लिए कर्मियों को विदेश नहीं भेज सकती थी, इसलिए बो जिन्यान ने सीधे यिन सिकी से घर में अंगरक्षकों की व्यवस्था करने को कहा। कुछ ही देर में वे अकादमी के कार्यालय भवन के सामने पहुंच गए। बो जिन्यान रुका और पीछे मुड़ा, पहले अपना सिर झुकाया और हल्के से जियान्याओं के चेहरे को चूमा, फिर फू जिवू की ओर देखने लगा। उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो, फोतु नगो ने गला रुंधते हुए कहा। आप केवल कुछ मिनटों के लिए ही जा रहे हैं, बेक कैन गोन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जांच के दौरान 24 घंटे उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। फोतुनगो, क्या आप और अधिक घटिया हो सकते हैं? जियान दाओ के गाल गर्म हो गए। उसने बो जिन यान को धक्का दिया। जल्दी जाओ। बेक कैन गो ने फिर से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। चूंकि मध्य अमेरिका के 2 पक्षों से जुड़ा मामला अपेक्षाकृत संवेदनशील था, इसलिए अकादमी के प्रोफेसर ने परेशानी से बचने के लिए बेक कैन गोन से अकेले मिलने पर सहमति जताई। बाई जिन्यान की आकृति को धीरे धीरे कार्यालय भवन के प्रवेश द्वार के पीछे गायब होते देख, शेष 3 लोग सोफे पर बैठे इंतजार कर रहे थे। उनके पास कुछ अंगरक्षक खड़े थे, जो काफी छात्रों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, लेकिन यह भी शांत था और बहुत शोर नहीं था। सभी लोग थोड़ी देर तक बैठे और बातें करते रहे, जब अचानक उन्होंने अकादमी के जंगल की सड़क से एक शैंपेन रंग की स्पोर्ट्स कार और एक हम्मर को आते देखा। फोतुनगो ने हंसते हुए सीटी बजाई और दोनों कारें लगभग 50 मीटर दूर एक पार्किंग स्थल के पास रुक गईं। दोआन तुकी ने सफेद फर कोट पहना हुआ था। अंगरक्षकों की सुरक्षा में शालीनता से कार से उतरी। वह उन्हें डिनर के लिए लेने आई थी। दरअसल, जब से दोआन तुकी हांगकांग आई थी, जियान दाओ और बेक कैन गोन ने उसे शायद ही कभी देखा हो। इस समय जियान याओ ने अपनी बहन को चुपचाप मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उसकी बेरुखी को छिपा नहीं सकी और उसे अचानक थोड़ा दुख हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यिनसी क्यूई आएगा और उसने जियान याओ से जो पहली बात कही वह थी, कोई आपसे फोन पर बात करना चाहता है। जियान दाओ थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर उसने हंसते हुए शेष 2 पुरुषों की ओर देखा। चलो वहां चलकर बात करते हैं, यह व्यक्त करते हुए कि वह उसके साथ दूसरी तरफ जाना चाहती है। फोतु नगो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुम्हारे छोटे भाई ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया था कि उसे आधे कदम के लिए भी मेरी नज़र से दूर नहीं जाना चाहिए। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? दोआन तुकाई ने उसे घूरकर देखा। क्या तुम साथ चलना चाहते हो? फू जिवू खड़ा हुआ और वास्तव में उन 2 लोगों के साथ चला गया। जियान याओ और यिन सिकी कार में लौट आए। फू जिवू कार के बाहर खड़ा था, इत्मीनान से चारों ओर देख रहा था। दोआन तुक्या ने उसे एक सेल फोन दिया। फोन कनेक्ट हुआ। जियान दाओ चौंक गया। यह बेक कैन गोन के पिता थे। नमस्ते अंकल, जियान दाओ ने विनम्रता से कहा। लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद बूढ़े व्यक्ति ने केवल उदासीनता से उत्तर दिया, हेलो, मैंने सुना है कि आप जिन यान के सहायक हैं। हाँ। तनाव के एक संक्षिप्त क्षण के बाद जियान दाओ की आवाज पुनः शांत और कोमल हो गई।
वह जो कुछ भी करता है उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहता। अगर तुकी ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे अब भी पता नहीं चलता कि तुम लोग वापस आ गए हो। उन्होंने आगे कहा, चलो आज रात को खाना खाने के लिए घर चलते हैं। जियान दाओ अनायास ही मुस्कुराया, हाँ, मैं उसे संदेश दे दूंगा। ये दोनों पिता और पुत्र वास्तव में एक जैसे दिखते हैं। वह फोन पर बात करने में ध्यान केंद्रित कर रही थी। दोआन तुकी ने अपना बैग पकड़ा, दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गई। उसके बगल में एक सफेद इमारत की ओर चली गई, जिसकी पहली मंजिल एक सार्वजनिक शौचालय थी। दो अंगरक्षक उसके पीछे चले गए। फोतु नगो ने उसकी ओर देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेक कैन गोन ने अपनी महिला की सुरक्षा की अस्थायी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। उसके पास दूसरी महिला की परवाह करने की भी ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा जब भी वह अंदर बाहर जाती थी तो उसे पेशेवर अंगरक्षकों द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, इसलिए उसके आसपास के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इन नाम हमेशा की तरह सोफे पर बैठा था, अपना लैपटॉप खोलकर कुछ दस्तावेजों को सरसरी तौर पर देख रहा था। दोपहर के समय स्कूल के बगीचे में सूरज की रोशनी सुनहरी थी और पेड़ चमकदार छाया में ढके हुए थे। वहां कई युवा छात्र आगे पीछे चल रहे थे, शांत लेकिन ऊर्जा से भरे हुए। यह पहली बार था जब जियान दाओ ने बो जिन यान के पिता से बात की। हालांकि यह थोड़ा अचानक था, फिर भी वह खुश थी। बूढ़े आदमी की उदासीन लेकिन लंबी चौड़ी आवाज सुनकर, जो उससे बो जिन्यान की स्थिति के बारे में पूछ रहा था, वह हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने सहजता से ऊपर देखा और पाया कि स्कूल की इमारत में थोड़ी दूर पर क्रिस्टल रोशनी से जगमगा रहा था। उसे नहीं पता था कि बो जिन्यान ने प्रोफेसर से कैसे बात की थी। फू जिवू, जो कार के पास इत्मीनान से खड़ी थी, ने अचानक देखा कि कुछ दर्जन मीटर दूर छोटी सी इमारत के सामने भीड़ थोड़ी असामान्य रूप से शोरगुल कर रही थी। अरे बाप रे! कोई घायल हो गया है, किसी ने जोर से चिल्लाया तो कई युवक दौड़े। फोतुंगो का दिल थोड़ा कांप उठा। उसकी नज़र बिल्डिंग के दरवाजे के ठीक सामने पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। उसके बगल में खून का एक तालाब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस व्यक्ति की पोशाक के अनुसार वह दोआन तुक्या के अलावा और कौन हो सकता है। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत वहां दौड़ा। कार के पास खड़े दो अंगरक्षक एक साथ आगे बढ़े। महाप्रबंधक इन्हाम, जो कुछ ही दूरी पर था, ने भी हलचल महसूस की। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और दौड़ कर गया, अपना सेल फोन निकालकर कॉल किया। फू जीवू अभी 2 कदम ही चला था कि अचानक वह चौंक गया। उसके कदम रुक गए। वह जियान याओ को देखने के लिए अपना सिर घुमाने ही वाला था कि अचानक 2 चहकने की आवाजें उसके कानों से गुजरी, इतनी छोटी कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। उसी समय उसे लगा कि किसी भारी चीज ने उसके बाएं सीने और दाहिने पेट पर 2 बार वार किया है। यह बंदूक की गोली थी। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसके सूट से धीरे धीरे खून बह रहा है। जियान दाओ फोन पर थी और अचानक उसे अपनी आंखों के कोने से कार के बाहर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। परछाइयां चमकती रहीं। गोंग्यू ने ऊपर देखा और अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर चौंक गई। हर कोई अराजकता में इधर उधर भाग रहा था और कार के बहुत करीब फू जिवू का शरीर जमीन पर जड़वत था, धीरे धीरे ढह रहा था। उसका दिल डर से भर गया था। उसने जल्दी से अपना फोन नीचे रखा और बाहर निकलने के लिए कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन अचानक ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खुला और एक आदमी जल्दी से अंदर बैठ गया। उसका लंबा और पतला शरीर। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ।
पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा। बाई जिन्यान प्रोफेसर के कार्यालय में खड़ी थी, संदिग्ध पत्रों को पढ़ रही थी। उसका अंतर्ज्ञान लगभग बता सकता था कि यह जी हान की लिखावट थी। चाहे कागज पर उंगलियों के निशान थे या फिर पोस्टमार्क के जरिए उस तक पहुंचा जा सकता था। हम सिर्फ तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक कि हम बाद में इसकी पुष्टि करने नहीं जाते। उन्होंने सावधानी से पत्रों को अपने कोट की जेब में रखा, शांति से प्रोफेसर को अलविदा कहा और उन्हें सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए भी कहा। बात बस इतनी सी थी कि जब वह आराम से दालान में चल रहा था तो उसकी सामान्यतः शांत हृदय की धड़कन अचानक अजीब तरह से अस्थिर हो गई। इससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करते हुए वह जल्दी से इमारत के बाहर की ओर चला गया। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसने बाहर लोगों के शोर मचाने की धीमी आवाज सुनी। एक पल में ही उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और वह लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर की ओर भागा। तेज धूप में, धुंधली रोशनी में स्कूल के बाहर पूरा चौक अराजकता से भरा हुआ था। चौक की इमारत के पास भीड़ की हैरान और दुखी आंखों के नीचे दोआन तुक्या जमीन पर पड़ा था। उसके पेट में एक छोटा सा चाकू घुसा हुआ था। एक धीमी सी आवाज आई, यह आत्महत्या थी। मैंने उसे खुद को चाकू मारते देखा। पार्किंग स्थल से कुछ ही दूरी पर फोतू नगो पीठ के बल जमीन पर लेटा हुआ था। उसका शरीर हल्का कांप रहा था। उसकी बनियान खून से भीगी हुई थी। नाम उसके बगल में बैठा था, घाव को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा ठंडा था जब उसने अपना सिर उठाकर बेक कैन गोन को देखा। बेक कैन गोन का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। उसकी नजरें एक पल के लिए दोआन तुक्या और फोतुन गो पर रुक गईं। फिर वह जल्दी से अपनी जगह पर घूम गया, बार बार उसकी आकृति को खोजने के इरादे से। जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने अपनी खाली, तेज सांसों को स्पष्ट रूप से सुना। एक भयानक और दर्दनाक भय एक उग्र लहर की तरह था जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। विचार और चेतना की गति को पार कर गया और उसके दिल में टूट गया। जब जियान याओ जाग उठी तो पहली चीज जो उसने देखी वह धातु के जेल के दरवाजों की एक श्रृंखला थी। उसके सिर के ऊपर चमकदार रोशनी थी और वह एक छोटी सी जेल की कोठरी में थी, एक लोहे के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके अंग बहुत भारी थे, वह केवल थोड़ा हिलती थी और एक खनखनाहट की आवाज सुनाई देती थी। 4 लंबी लोहे की जंजीरें उसे जकड़े हुए थी। अंतहीन भय एक ज्वार की तरह बहता था जिसने तुरंत उसे घेर लिया। उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियों और मांस का हर इंच दर्द करने लगा है। यह डर के कारण था, निराशा और दर्द के कारण जो निकट आ रहा था। उसे लगा जैसे उसकी छाती पत्थरों से भर गई हो, भारी मात्रा में किन्वित हो रही हो। उसकी सांस इतनी धीमी हो गई थी कि सुनाई नहीं दे रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। उसे आज सुबह बो जिन्यान का सुंदर चेहरा और फीकी मुस्कान याद आ गई और ऐसा लगा जैसे यह कई जन्मों दूर था। माँ, जियान जोआन, झुनरान और जिनयान, मैं जल्द ही आपको खो सकता हूँ। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन अंधेरे में प्रकाश और धारा प्रवाह कदमों की आवाज आई और एक आदमी की आवाज धीरे से गुनगुना रही थी और करीब आ रही थी। वह आ गया था। जियान याओ ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें फिर से खोला। साधारण शर्ट और पैंट, सीधा और सुडौल शरीर, छोटे काले बालों के नीचे एक सुंदर, गोरा, चिकना चेहरा, स्पष्ट रूप से बिना किसी छद्मवेश के। वे साफ काली आंखें उसे देख रही थी, जिनमें एक मुस्कान थी। जियान दाओ का दिल हिल गया। कुछ स्मृति चित्र मेरे मन में कौंध गए। अस्पष्ट, घबराया हुआ, अस्त व्यस्त।
फिर स्पष्ट। उसके दिल में निराशा और भी बढ़ गई। पता चला कि वह उससे पहले भी मिल चुकी थी। उसने उसका असली चेहरा देख लिया था। वह उसे कभी जीने नहीं देगा। अध्याय 72। पफ पफ पफ। अनगिनत भारी आवाजों के साथ अनगिनत रोशनियां एक साथ जल उठीं। प्रकाश की चकाचौंध करने वाली किरणें एक के बाद एक आती रहीं, जिससे जियान याओ को कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वह अपने आसपास की चमकदार दुनिया के अनुकूल नहीं हो पाई। जी हान बहुत दूर नहीं खड़ा था और धीरे से हंसा। उसकी हंसी स्पष्ट और हर्षित थी, जैसे कि एक बड़े सिर वाले लड़के ने शरारती शरारत की हो। कुछ मिनटों के बाद जियान याओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। तीव्र प्रकाश में उसका चेहरा सफेद और साफ दिखाई दिया। लेकिन दोनों शिष्य स्याही की तरह काले थे, लेकिन बेहद शांत थे। भले ही वह पिंजरे में थी, लेकिन उसके पूरे व्यक्तित्व से एक बेहद शांत और खूबसूरत आभा निकल रही थी। ताहाम ने उसे घूरते हुए धीरे धीरे अपनी मुस्कान वापस ले ली। वह लंबे लंबे डग भरता हुआ पिंजरे से कुछ सेंटीमीटर दूर चला गया और बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगा। ऐसे भावुक क्षण में, जेनी, मैं वास्तव में तुम्हारे चेहरे पर एक मधुर मुस्कान देखने की आशा करता हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। जियान दाओ पहले की तरह चुप रहा, जैसे कि उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी हो। उसने अपनी आंखें घुमाईं, उसके चारों ओर चक्कर लगाया। यह शायद एक बहुत बड़ा गोदाम था, जिसके चारों तरफ बड़े करीने से कंटेनर रखे हुए थे और बीच में एक बड़ा बास्केटबॉल कोर्ट था। फ्लैट छत के ऊपर स्पॉटलाइट की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी, जो इस खाली जगह को रोशन कर रही थी, जिससे यह एक मंच जैसा लग रहा था और उसका पिंजरा उस मंच के बीच में रखा गया था। सामने की खाली जगह में कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर एक सोफा, एक बार, एक बुकशेल्फ, एक टेलीविजन और यहाँ तक कि एक बिस्तर भी था। यद्यपि इसमें केवल 2 रंग, काला और सफेद, हैं, फिर भी रेखाएं साफ और देहाती हैं। चाय की मेज पर रेड वाइन का अधूरा गिलास और सोफे के पीछे एक बनियान लपेटा हुआ था। यह जगह स्वाभाविक रूप से उसका रोजमर्रा का रहने का स्थान बन गई, पिंजरे के बगल में जो उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था। आसपास का माहौल सुनसान था, सिर्फ वह और वह, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, चुपचाप एक दूसरे का सामना कर रहे थे। जियान दाओ की आंखें आखिरकार उसकी आंखों से मिलने से बच नहीं सकीं। लेकिन ये आंखें किसी भी सीरियल किलर की तरह नहीं थी जो उसने पहले कभी देखी थी। किलिंग मशीन के सन योम की नज़र खाली लेकिन व्यंग्यात्मक थी, यहाँ तक कि पकड़े जाने पर भी उसे जरा भी घबराहट या अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। हत्यारे झांग चेंग की नज़र जिद्दी और धुंधली थी। टॉमी की भी आंखें गहरी, शांत और ठंडी थी। उन दोनों की हड्डियों से एक तरह की जिद और पूरी तरह से सुन्नपन झलक रहा था। जहां तक उसकी आंखों के सामने इस आदमी की बात है, उसे सदी का सबसे क्रूर सीरियल किलर कहा जा सकता है, नरभक्षी विकृत फूल, टॉमी का शिक्षक। लेकिन वह सिर्फ एक सुंदर और मजबूत युवक लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और कोमल थी, जैसे कोई साफ धारा बह रही हो। इसलिए सबसे पहले वह बस उसके पास गया और बो जिन यान ने सबसे अस्पष्ट भूमिकाएं निभाईं, व्यक्तिगत रूप से अपना और बो जिन यान का खेल खोला, लेकिन किसी को पता नहीं चला। अब याद है? उसने लगभग कोमल स्वर में पूछा। जियान याओ ने उसकी आंखों में देखा, चुपचाप विरोध किया। यह उस समय था जब सन योंग के खून से सने निष्पादन कक्ष में एक स्थानीय पुलिसकर्मी ने देखा और सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा, उनके आगे चलता हुआ। जब उसने अपना सिर उठाया तो चौड़ी किनारी वाली पुलिस टोपी के नीचे एक युवा,
श्वेत चेहरा था। उस समय जब वह उन्हें रिपोर्ट दे रहा था तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और केंद्रित थी। जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, हमें बेडरूम में किलिंग मशीन मिली। जी हान अचानक उसके सामने बोल पड़ा और उसी लहजे में वही शब्द दोहराने लगा जो उसने उस दिन कहे थे। उसकी यादों के निशानों का अनुसरण करने में सक्षम प्रतीत होते हुए उसकी आंखों में एक मंद मुस्कान दिखाई दी और संवाद जारी रहा। प्रोफेसर बेक, मुझे अपराधी के बिस्तर के नीचे खून से लिखे शब्द मिले। हमें अभी भी पूरे घर का निरीक्षण करना है। फिर क्या? आगे क्या? जियान याओ ने ऊपर देखा और देखा कि उसकी आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई है। साथ ही राहगीरों, उनके पड़ोस में सुरक्षा गार्डों, कुरियर वालों, यहाँ तक कि कई बड़े पैमाने पर मैनहंट के दौरान दूसरे इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों की पुलिस को इकट्ठा किया जाता है। वह आसानी से खुद को छिपा सकता था और घुल मिल सकता था। वह वास्तव में हमेशा उनके साथ रहा था। यह लोगों का एक विशाल सागर है। भले ही बैक कैन गोन उसे ढूंढना चाहे, यह आकाश में चढ़ने से भी कठिन है। अगर वह अभी दूसरों को उसके असली रूप के बारे में बता सके तो कितना अच्छा होगा। NHAM पूरे मुख्य भूभाग हांगकांग और अमेरिका से निगरानी वीडियो एकत्र कर सकता है और निश्चित रूप से उसके निशान ढूंढ सकता है। भले ही वह खुद को छिपाने और भेस बदलने में माहिर था, लेकिन वह हमेशा दूसरों से मिलने के लिए नकली चेहरा नहीं बना सकता था, इसलिए वह भाग नहीं सकता था। बस अभी यही था। ठीक है, क्या तुम्हें भूख लगी है? उसकी कोमल आवाज ने उसकी सोच को बाधित किया। एक भूखी लड़की को बात करने देना अच्छी आदत नहीं है। क्या हम खाना खाते समय बात कर सकते हैं? जियान दाओ ने कुछ नहीं कहा। उसे कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब बो जिन यान ने ली हुआनरान से पूछा था कि जी हान ने उसे क्यों नहीं मारा। ली हुआन नियन ने क्या प्रतिक्रिया दी? मैं हर बात में उसका विरोध करता हूँ। उसे मुझसे कोई खुशी नहीं लेने देता। मत खाओ, मत बोलो, उसे मुझे प्रताड़ित करने दो। जब वह क्रोधित हो तो उसे मुझे डांटने दो। जब वह खुश हो तो उसे हंसने दो। उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं है। उस समय बेक कैन गोन की टिप्पणी भी थी। यह विधि थोड़ी बेवकूफ़ी भरी है, लेकिन इसे उपयोगी माना जा सकता है। एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और अंत में जवाब दिया, ठीक है, मुझे भी भूख लगी है। ताहम अचानक मुस्कुराया, उसकी आंखों में घूरते हुए, और अधिक खुश लग रहा था। क्या? उसने धीरे से कहा, युवती, तुम में साहस है। रोशनी तेज थी और बगल में लगा ध्वनि तंत्र मधुर संगीत बजा रहा था। पूरे गोदाम में कोई खिड़कियां नहीं थी। बाहर से कोई रोशनी नहीं थी। कोई और आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। यह पूरी तरह से एक सीलबंद दुनिया थी जो उसकी थी। जियान याओ सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ और पैर बेड़िया से बंधे थे। उसकी गर्दन के चारों ओर एक लंबी जंजीर थी। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। चेन का दूसरा सिरा ताहाम ने अपनी पीठ के पीछे कोट रैक पर आसानी से लटका दिया था। वह अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा रहा था और खाने से भरी एक छोटी गाड़ी को टेबल पर धकेल रहा था। रेड वाइन, मोमबत्तियां, बीफ स्टेक, सलाद और चीज केक। उसने खाने की हर प्लेट को टेबल पर रखा, जियान दाओ के लिए नैपकिन बिछाए और चाकू और कांटे को ठीक से व्यवस्थित किया। जियान दाओ वहां थोड़ा अकड़कर बैठा रहा, उसकी प्रोफाइल को देखता रहा जो केंद्रित और इत्मीनान से थी। चुपचाप एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। यह ऐसे ही चलता रहा, शांत लेकिन आज्ञाकारी, उसे उकसाने वाला नहीं, कोई भावना नहीं दिखाने वाला। क्योंकि बेक कैन गोन ने पहले ही विश्लेषण कर लिया था, पुरुषों के प्रति उसकी भावनाएं जीतने और लूटने की थी। इसलिए
हालांकि ली जुनरान के जिद्दी प्रतिरोध के कारण और भी क्रूर दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि उसे जीत नहीं मिली थी। वह अपनी जान बचाने में सक्षम था। इसके विपरीत ली जुनरान की पद्धति का पालन करने वाली महिलाएं केवल प्रतिकूल परिणाम ही देंगी। हालांकि इस समय वह शांत और सौम्य लग रहा था, लेकिन उसके दिल में गहरी नाराजगी थी। वह हर औरत से नफरत करता था। कोई भी प्रतिरोध उसके दिल में हत्या करने की तीव्र इच्छा को भड़का देता। इस तरह उसके पास उसे यातना देने की प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए भी धैर्य नहीं होगा। वह बेक कैन नॉन के साथ अगले द्वंद्व तक इंतजार नहीं करेगा ताकि सबसे भारी प्रहार करने के लिए उसकी ताजा लाश को बाहर फेंक सके। जब तक वह उसे नाराज करती रहेगी, वह कभी भी उससे निपट सकता है। इसलिए उसे धैर्य रखना होगा। यह सिर्फ इतना था कि वह इस समय इतना विनम्र और विनम्र था, जिससे जियान दाओ को और भी अधिक आशंका हो रही थी कि जो उसके लिए इंतजार कर रहा था वह पिछले पीड़ितों की तुलना में कहीं अधिक क्रूर यातना और दुर्व्यवहार था। क्योंकि वह बेक कैन गोन की औरत थी, उसके दिल में यह एक शानदार दावत की तरह था, जिसका आनंद धीरे धीरे लिया जाना था। न केवल उसे सहना था, बल्कि उसे यथासंभव लंबे समय तक सहना था। बेक कैन गोन के उसे खोजने से पहले उसे जीवित रहना था। भले ही उसे मौत के करीब तक प्रताड़ित किया गया हो, उसे उसके पक्ष में लौटने के लिए, बाकी सभी के पक्ष में लौटने के लिए जीवित रहना था। अगर वह वास्तव में मर गई, तो बेक कैन गोन अकेला रह जाएगा। उसके जैसा व्यक्ति अगर अकेला रह गया, तो वह अपना बाकी जीवन कैसे बिताएगा? वह उसे कभी नहीं भूलेगा। वह फिर कभी किसी से उसका जिक्र नहीं करेगा। वह अब भी पहले की तरह अकेला रहेगा। कोई भी उसके जीवन का एक कोना नहीं लेगा। कोई भी उसके साथ जीवन भर नहीं रहेगा। वह ऐसा कैसे होने दे सकती थी? जिस आदमी से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसका एकमात्र प्रेमी, वे एक दूसरे को इस तरह कैसे खो सकते थे? ये विचार उसके दिमाग में कौंधे और जियान दाओ का दिल अचानक दृढ़ हो गया। एक तरह की ठोस ताकत धीरे धीरे डर और निराशा में डूबते दिल को बांधती हुई लग रही थी। उसने चुपचाप जी हान को देखा, जो पहले से ही खाना तैयार कर चुका था, उसके सामने बैठ गया और शान से रेड वाइन का अपना गिलास उठाया। जियान याओ एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने भी अपना हाथ उठाकर वाइन का गिलास उठाया, धीरे से उसे अपने गिलास से टकराया और एक घूंट पीने के लिए उसे अपने मुंह के पास ले आई। पारदर्शी क्रिस्टल वाइन ग्लास के माध्यम से उसने जी हान को विपरीत दिशा में देखा। उसकी अभिव्यक्ति चिंताग्रस्त लग रही थी। भोजन शांत और इत्मीनान से चल रहा था। ताहम ज्यादा बात नहीं करते थे, केवल कभी कभी उसे किसी खास व्यंजन से परिचित कराते थे या किसी रेस्तरां के शेफ की लिखावट से परिचित कराते थे। लेकिन जियान याओ ने केवल थोड़ा सिर हिलाया, संक्षिप्त उत्तर दिया। इस शांति ने जी हान की नज़र को और भी अधिक सार्थक और अस्पष्ट बना दिया। कभी कभी तो वह अपना चाकू और कांटा बीच में ही नीचे रख देता था। उसका चेहरा भावहीन था। वह कई मिनटों तक बिना कुछ कहे सीधे उसे देखता रहा। जियान याओ उसकी चौकस निगाह से थोड़ा डर गई, लेकिन उसने अपना सिर नीचे कर लिया और खाना जारी रखा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि वह मौजूद ही नहीं था। अंत में उसने यह कठिन दावत खत्म कर दी। जी हान खड़ा हुआ, खाने की मेज के चारों ओर चला गया और उसके सामने चला गया। उसके लंबे और पतले शरीर और हल्के कदमों को देखकर जियान दाओ की हथेलियों में पसीना आने लगा। वह शांत हो गई और चुपचाप बैठ गई। वह फिर से उसके सामने चला गया, नीचे बैठ गया। उसकी स्पष्ट और चमकदार आंखें उसके चेहरे पर रुक गईं। जियान याओ उसे टाल नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल अपना सिर झुका सकती थी और उसे देख सकती थी।
उसे करीब से देखने पर उसका चेहरा रोशनी में और भी नाजुक और गोरा लग रहा था। वे दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। कौन जानता है कि कितनी देर तक जियान याओ की दिल की धड़कन पहले से ही अस्थिर होने लगी थी। वह अचानक फिर से मुस्कुराया, खाने की मेज के नीचे दराज को खींचने के लिए आगे बढ़ा, तरल से भरी एक सिरिंज निकाली और फिर उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। टिम जियान दाओ का दिल तुरंत ठंडा हो गया। उसकी कलाई पहले से ही उसके हाथ में थी। इस आदमी की उंगलियां बर्फीली ठंडी थी। उसने अपना सिर नीचे करके उसकी छोटी नीली नस को देखा, सुई की नोक डाली और धीरे से उसे अंदर धकेला। चलो कुछ पागलपन भरा मजा शुरू करते हैं। अध्याय 72। धप धप भारी आवाज के बाद कमरे की कई लाइटें एक साथ जल गईं। चकाचौंध करने वाली रोशनी ने जियान दाओ को तुरंत अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। ताहाम हंसा। उसकी हंसी बहुत तेज और खुशनुमा थी, जैसे कोई लड़का शरारत कर रहा हो। एक पल बाद जियान दाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। तेज रोशनी में उसका चेहरा एकदम सफेद था। उसकी काली आंखें बेहद शांत थीं। भले ही वह पिंजरे में थी, फिर भी उसके पूरे व्यक्तित्व से एक शुद्ध, सुंदर और शांत आभा निकल रही थी। जी हान ने अपनी मुस्कान वापस ले ली। वह पिंजरे की ओर बढ़ा और उत्साहित आंखों से उसे देखता रहा। यह सचमुच एक मार्मिक क्षण है। जेनी, मैं तुम्हारे चेहरे पर वह प्यारी मुस्कान देखना चाहता हूँ। जियान दाओ चुप रही, मानो उसने उसकी बातें सुनी ही न हो। उसने चारों ओर देखा, अपने आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया। यह एक बहुत बड़ा गोदाम था, जिसके चारों ओर साफ सुथरी पंक्तियों में कंटेनर रखे हुए थे। बीच में खाली जगह बास्केटबॉल कोर्ट जितनी चौड़ी थी और छत पर स्पॉटलाइट की एक पंक्ति लगी हुई थी, जिससे खाली जगह एक मंच की तरह लग रही थी। लोहे के पिंजरे ने उसे मंच के बीच में बंद कर दिया। सामने 1 दर्जन मीटर की दूरी पर खाली जमीन पर सोफा, वाइन कैबिनेट, बुकशेल्फ, टेलीविजन और एक बिस्तर का एक सेट था। वहां सब कुछ काला और सफेद है। फर्नीचर सादा और देहाती है। मेज पर शराब का आधा पिया हुआ गिलास रखा है और सोफे के पीछे एक सूट जैकेट लटक रहा है। यह स्पष्ट रूप से वह जगह थी जहां वह रहता था और जहां वह कैद थी। आसपास का माहौल कागज की शीट की तरह शांत था। केवल जी हान और जियान दाओ चुपचाप एक दूसरे का सामना कर रहे थे, ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। अंत में जियान दाओ जी हान की नजर से बच नहीं सका। लेकिन ये आंखें किसी भी सीरियल किलर से अलग थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। किलिंग मशीन मामले के अपराधी टोन डंग की आंखें खाली और मजाकिया थी। हालांकि वह पकड़ा गया था, लेकिन वह तनावग्रस्त या पछतावा नहीं कर रहा था। 2 परिवारों के हत्यारे ट्रोंग थान की आंखें काफी जिद्दी थी। टॉमी की आंखें भी गहरी और ठंडी थी। उनके अंदर से अहंकार और लकवा का भाव झलक रहा था। लेकिन उसके सामने खड़ा आदमी इस सदी का सबसे क्रूर सीरियल किलर माना जा सकता है। चीनी नरभक्षी का गुरु, लेकिन एक सुंदर और शिष्ट युवक लग रहा था। उसकी आंखें एकदम काली और कोमल थी, जैसे कोई साफ पानी बह रहा हो। इसलिए जब वह उसके और बो जिन्यान के सामने दौड़ा, तो उसने एक औसत दर्जे की भूमिका निभाई। बिना किसी की नज़र में आए खुद उसके और बो जिन्यान के बीच खेल शुरू कर दिया। तुम्हें याद है? उसने बहुत ही विनम्र स्वर में पूछा। जियान दाओ ने उसकी आंखों में देखा, कोई जवाब नहीं दिया। वह स्थानीय पुलिस थी जिसने हत्यारे की खोज की थी और वह सन योंग के खून से सने घर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वह दौड़कर उनके पास गया और सारी स्थिति बताई।
जब उसने अपना सिर उठाया तो चौड़ी पुलिस टोपी के नीचे एक सफेद युवा चेहरा था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। हमें प्रोफेसर द्वारा विश्लेषित बेडरूम में किलिंग मशीन मिली। जी हान ने अचानक अपना मुंह खोला, उसी स्वर का उपयोग करते हुए, उस दिन के शब्दों को दोहराते हुए, जैसे कि उसकी यादों का पीछा कर रहा हो। उसकी आंखों में एक छिपी हुई मुस्कान थी, लेकिन उसके मुंह से लगातार यही निकल रहा था, प्रोफेसर बेक, मैंने बिस्तर के नीचे खून से लिखी हुई कोई चीज देखी है। हम घर की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। आगे क्या हुआ? क्या वह पुनः प्रकट हुआ? जियान दाओ ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि जी हान के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई है। वहां और भी कुछ था। उदाहरण के लिए, उनके और बेक कैन गोन के कंधों के पास से गुजरने वाले राहगीर, उनके अपार्टमेंट परिसर में सुरक्षा गार्ड, डिलीवरी मैन, यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर छापेमारी के दौरान भी वह आसानी से स्थानीय पुलिस अधिकारी का भेष धारण कर उनसे संपर्क कर सकता था। वह हमेशा उनके साथ रहता था। बस इतना ही था कि लोगों का समुद्र इतना विशाल था कि बेक कैन गोन को भी उसे खोजने में मुश्किल होगी। अगर वह उसे अभी उसका असली रूप बता पाती, तो कितना अच्छा होता। एनएचएम मुख्य भूमि चीन, हांगकांग और संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी निगरानी कैमरा प्रणालियों की जांच करेगा और निश्चित रूप से उसका ठिकाना ढूंढ लेगा। यद्यपि वह भेष बदलने में निपुण था, फिर भी वह सारा दिन मुखौटा पहने नहीं रह सकता था। तब तक तो उसकी किस्मत ही खत्म हो चुकी होगी। लेकिन अब, ठीक है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जी हान ने जियान दाओ की सोच को बाधित करते हुए कहा, महिलाओं को खाली पेट बात करने देना अच्छी आदत नहीं है। क्या हम खाना खाते समय बात कर सकते हैं? जियान दाओ चुप रही। उसे 10 दिन से भी ज्यादा पहले की बात याद आई, जब बो जिन यान ने ली जुन रैन से पूछा था कि जी हान ने उसे क्यों नहीं मारा। उस समय ली जुनरान ने क्या जवाब दिया? मैंने उसकी इच्छा के विरुद्ध सब कुछ किया। उसे मुझसे कोई खुशी नहीं मिलने दी। खाना नहीं, बात नहीं करना, उसे मुझे सताने देना, उसे कोसने और मुस्कुराने देना, हमेशा उसके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वह मौजूद ही न हो। उस समय बो जिन यान ने टिप्पणी की, यह तरीका थोड़ा बेवकूफाना था लेकिन यह काम कर गया। एक पल की चुप्पी के बाद जियान याओ ने जी हान को देखने के लिए अपना सिर उठाया। अंत में उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, ठीक है, मुझे भूख लगी है। ताहाम मुस्कुराया, उसकी आंखें गहरी और अधिक प्रसन्न हो गईं। क्या? उसने धीरे से अपना मुंह खोला। बहादुर लड़की। रोशनी चालू थी और उसके बगल में एक स्पीकर लगा हुआ था जो मधुर संगीत बजा रहा था। पूरे गोदाम में कोई खिड़कियां नहीं थी, बाहर से कोई रोशनी नहीं आती थी और कोई अन्य शोर भी नहीं सुनाई देता था। यह पूरी तरह से बंद जगह है, एक अंधेरी दुनिया जो उसकी है। जियान दाओ सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे थे और उसकी गर्दन भी जानवरों की जंजीर की तरह एक लंबी जंजीर से बंधी थी। चेन का दूसरा सिरा ताहाम ने लापरवाही से अपने पीछे कपड़ों की रैक में लटका दिया था। वह अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ा रहा था और छोटी अलमारी से खाने की चीजें निकालकर खाने की मेज पर रख रहा था। वाइन, मोमबत्तियां, स्टेक, सलाद, चीज केक। ताहाम ने हर प्लेट को मेज पर रखा। उसने जियान दाओ को नैपकिन बिछाने और चाकू कांटे व्यवस्थित करने में भी मदद की। जियान याओ निश्चल बैठी रही, चुपचाप उसके शांत रूप को देखती रही। वह शांत, आज्ञाकारी बनी रही, उसे नाराज नहीं किया, कोई भावना प्रकट नहीं की। क्योंकि बो जिन यान ने विश्लेषण किया था कि पुरुषों के प्रति जी हान की भावनाएं जीतने और लूटने की थी। इसलिए, हालांकि ली हुआन नियन के जिद्दी प्रतिरोध के कारण उसे और अधिक क्रूरता से प्रताड़ित किया गया, क्योंकि उसने उस पर विजय प्राप्त नहीं की थी।
वह अपने जीवन को बचाने में सक्षम था। महिलाएं अलग हैं। ली हुआन नियन के कार्यों को दोहराने से केवल विपरीत परिणाम ही होंगे। हालांकि जी हान इस समय बहुत सौम्य और शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर गहरी नफरत छिपी हुई थी। वह हर स्त्री से नफरत करता है, इसलिए कोई भी प्रतिरोध उसके दिल में हत्या की तीव्र इच्छा को उत्तेजित करेगा। एक बार उत्तेजित होने के बाद उसके पास उसे प्रताड़ित करने की प्रक्रिया का आनंद लेने का भी धैर्य नहीं था। वह बेक कैन नॉन पर भारी प्रहार करने के लिए बेक कैन नॉन के साथ अगले दौर तक इंतजार नहीं करेगा। जब तक वह उसे नाराज करती, वह उसे कभी भी मार सकता था। इसलिए उसे हर कीमत पर सहना पड़ा। हालांकि ताहाम जितनी अधिक सुंदर और विनम्र थी, उतना ही अधिक जियान दाव को लगा कि जो उसके लिए इंतजार कर रहा है वह पिछले पीड़ितों की तुलना में अधिक क्रूर यातना होगी। क्योंकि वह बेक कैन गोन की औरत थी, उसके दिल में वह एक शानदार भोजन की तरह थी जिसका आनंद धीरे धीरे लिया जाना चाहिए। जियान दाव केवल सहन कर सकता था, और सबसे अधिक संभावना है कि उसे बहुत लंबे समय तक सहन करना होगा। वह तब तक जीवित रहने के लिए दृढ़ थी जब तक कि बेक कैन गोन उसे नहीं ढूंढ लेता। चाहे उसे कितना भी प्रताड़ित किया जाए, उसे जीवित रहना था और उसके पास लौटना था। अगर वह मर जाती, तो बेक कैन गोन अकेला रह जाता। उसके जैसा व्यक्ति अगर अकेला रह जाता, तो वह अपना बाकी जीवन कैसे जी पाता? मैं उसे नहीं भूलूंगा। वह किसी से उसका जिक्र नहीं करेगा, लेकिन वह अकेला रहेगा। कोई भी उसकी जिंदगी में नहीं आ सकता, कोई भी हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। वह ऐसा कैसे होने दे सकती है? जिस आदमी से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसका एकमात्र प्रेमी, वह एक दूसरे को कैसे खो सकते थे? जब यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, तो जियान याओ अचानक दृढ़ हो गई। एक स्थिर शक्ति बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई, जो निराशा और भय को दूर धकेल रही थी। उसने चुपचाप जी हान को देखा। उसने खाना बनाना समाप्त कर दिया था, उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया और इत्मीनान से शराब का गिलास उठाया। जियान दाव कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने गिलास उठाने के लिए अपना हाथ उठाया, धीरे से गिलास को उसके साथ टकराया और एक घूंट पीने के लिए उसे अपने मुंह में ले आई। शीशे के माध्यम से उसने दूसरी तरफ ताहाम के चेहरे पर एक सार्थक भाव देखा। यह भोजन बहुत शांत और धीमा था। ताहाम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल कभी-कभी जियान दाव को इस व्यंजन या उस व्यंजन से परिचित कराया जो किसी विशेष होटल के मुख्य शेफ के हाथों से बना था। जियान दाव के लिए उसने बस सिर हिलाया और संक्षिप्त उत्तर दिया। जियान दाव की शांति ने ताहाम की आंखों को और भी गहरा बना दिया। कभी-कभी वह अपना चाकू और कांटा नीचे रख देता था और कुछ मिनटों तक बिना कुछ कहे उसे घूरता रहता था। उसके द्वारा जांचे जाने पर जियान दाव की पीठ ठंडी हो गई, लेकिन उसने अपना सिर नीचे कर लिया और खाना जारी रखा, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह मौजूद ही न हो। अंत में भोजन समाप्त हो गया। ताहाम खड़ा हुआ, खाने की मेज के चारों ओर घूमकर जियान दाव के सामने आया। जियान दाव की हथेलियों में पसीना आने लगा। वह चुपचाप बैठी रही। ताहाम जियान दाव के सामने बैठ गया। उसकी चमकीली आंखें उसके चेहरे पर रुक गईं। जियान दाव इसे टाल नहीं सका, इसलिए उसने उसकी आंखों में देखा। नजदीक से देखने पर रोशनी में उसका रूप और भी ज्यादा गोरा और नाजुक लग रहा था। वे दोनों बहुत देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे और जियान याओ के दिल की धड़कनें अस्थिर होने लगी। जी हान अचानक मुस्कुराया। उसने हाथ बढ़ाकर डेस्क की दराज खोली और घोल से भरी एक सिरिंज निकाली। फिर वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। जियान दाव पत्थर बन गया।
उसका एक हाथ उसने पकड़ रखा था। उस आदमी की उंगलियां बेहद ठंडी थी। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर उसकी पीली बाह की नसों की जांच की, फिर सुई चुभोई और धीरे से उसे अंदर धकेला। चलो मजा शुरू करते हैं। अध्याय 73। जियान दाओ ने सोचा, वह पहले से ही जी हान का रहस्य जानती थी। वह इतने सारे लोगों को नियंत्रित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग क्यों करता है? दरअसल, उसने पीड़िता को केवल मतिभ्रम पैदा करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, जिससे पीड़िता की नसें सुस्त हो गईं और प्रतिक्रिया करने में देरी हुई। इस समय वह जेल की कोठरी में एक ठंडे, छोटे बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सिर के ऊपर चमकती रोशनी को छोड़कर पूरा गोदाम अंधेरा था। वह यहाँ ऐसे लेटी है जैसे किसी निर्जन द्वीप पर लेटी हो। इस बीच ताहाम अंधेरे में कहीं खड़ा था, दुनिया के शासक की तरह एक गीत गुनगुना रहा था। जियान दाओ का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, उसकी नसें भी फड़क रही थी। यह बहुत अप्रिय अनुभूति है। तभी उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसके कानों में घंटी बजने लगी। वह बैठने के लिए अपने हाथ बिस्तर पर रखना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ फिसल गए। धीरे धीरे आसपास का वातावरण धुंधला होता गया, जिससे कई सफेद भ्रम प्रकट होने लगे। उसकी यादें और चेतना जो इतनी स्पष्ट थी, अचानक गायब हो गई। वह कहाँ थी? जेनी, जेनी, कहीं से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। जियान दाओ ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, तभी उसे एक आकृति चमकती हुई दिखाई दी। क्या यह ताहाम है? वह कौन थी? उसके बाद वह पूरी तरह बेहोशी की हालत में चली गई। उसका पूरा शरीर बहुत असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि और सुनने की क्षमता साफ हो गई। जियान दाओ ने राहत की सांस ली, खुद को एक पुराने जमाने के डिस्प्ले कैबिनेट, 20 इंच के रंगीन टीवी और लाल मखमली सोफे वाले एक परिचित कमरे में खड़ा पाया। यह उसके दादा दादी का घर था। क्या वे उसके पिता के साथ नहीं मारे गए थे? इस समय जियान दाओ ने एक आदमी को अपनी पीठ उसकी ओर किए देखा। वह सोफे पर बिना शर्ट के बैठा था, उसकी पीठ पर निशानों की कतारें थीं। कैन नॉन, वह दौड़कर उसकी कमर से लिपट गई। तुम यहाँ क्यों हो? बेक कैन गोन धीरे धीरे उसकी बाहों में गिर गया। उसका चेहरा ठंडा था, उसकी आंखें बंद थीं, और वह अब सांस नहीं ले रहा था। उसने सांस लेना बंद कर दिया था, और बेक कैन गोन की मृत्यु हो गई थी। यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया, और जियान दाओ की आंखें जल उठीं। उसने दर्द से अपनी कर्कश चीख सुनी, जिनयान। जियान दाओ ने अपनी आंखें खोलीं। पहले उसकी आंखें अभी भी चमकीली रोशनी थी, उसकी दृष्टि धुंधली थी, और उसके कान अभी भी भिनभिना रहे थे। नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम था। जियान दाओ ने खुद से कहा कि उसे अपनी आखिरी चेतना को बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उदासी और निराशा की भावना उसके मन में गहराई से अंकित हो गई थी। वह निश्चल पड़ी रही, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। तुम पहले कभी इस दवा के संपर्क में नहीं आई हो, है न? उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र और तीव्र होती है, वह वास्तव में बहुत पवित्र है। अचानक एक आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजी। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और केवल एक अंधेरा स्थान देखा। उसने अनजाने में सिर हिला दिया। उसका जवाब पाकर दूसरे पक्ष ने बहुत ही कोमल आवाज में पूछा, तो क्या तुम जागते रहना चाहते हो? जियान दाओ ने लगभग यह शब्द बोल ही दिया। उसने अपने होंठ तब तक कसकर काटे, जब तक कि चुभने वाला दर्द और मीठा मछली जैसा स्वाद उसके पूरे मुंह में नहीं फैल गया। एक पल के लिए उसकी चेतना साफ हो गई, लेकिन घने और भारी कोहरे में दब गई।
आदमी ने धीरे से ठहाका लगाया, तुम खून थूक रही हो, तुम वाकई बहुत प्यारी हो। लेकिन मुझे पता है, तुम सच में इसे चाहती हो। फिर जियान याओ ने हल्की आवाज सुनी, किसी ने पिंजरे का दरवाजा खोला। मैं मानता हूँ कि पिछली बार मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था और थोड़ा ज्यादा हाथ पैर मार रहा था। आदमी की आवाज में खेद की झलक थी। कोड़े मारे जाने के बाद लड़की की त्वचा टुकड़े टुकड़े हो गई थी। इस बार मैं इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करूंगा। यहाँ तक कि कपड़ों की कई परतों के बावजूद भी कोई निशान नहीं रह जाता। जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल, मैरीलैंड। क्रिटिकल केयर वार्ड बेक कैन गोन अस्पताल के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके पीछे चीनी अधिकारी थे जो अभी अभी उस देश से आए थे। एफबीआई जांचकर्ता, फू जिवू का परिवार, यिन सिकी की मां और मित्र। मुख्य उपस्थित चिकित्सक निदान के परिणाम लेकर बाहर आए। सभी ने उसे घेर लिया। बेक कैन गोन स्थिर खड़ा रहा। उसने अपना सिर घुमाया और डॉक्टर को घूरने लगा। मिस्टर फोतुनगो के बाएं सीने में लगी गोली उनके दिल से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर है। हमने गोली सफलतापूर्वक निकाल दी है, डॉक्टर ने बताया। सौभाग्य से अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। वह लगभग 24 से 28 घंटे में होश में आ जाएगा। सभी ने राहत की सांस ली। बेक कैन गोन ने कांच की दीवार के पीछे अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा। फोतु नगो सांस लेने वाली नली पहने हुए थे और बिस्तर पर शांत लेटे हुए थे। डॉक्टर ने आगे कहा, हालांकि दोआन तुकी के अंदरूनी अंगों में चाकू घोंपा गया था, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। वह कल सुबह उठ जाएगी। सभी लोग खुश दिखे और उन्होंने डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एन्हाम भीड़ में खड़े होकर राहत की सांस ले रहे थे। उसने अनजाने में अपना सिर बेक कैन गोन की ओर घुमाया, लेकिन अब वह जगह खाली थी। सामने के सुरक्षा दरवाजे ने आवाज की। एन्हाम ने उधर देखा। उसने देखा कि बेक कैन गोन दरवाजे के पीछे गायब हो रहा है। बेक कैन गोन अकेले ही होटल वापस चला गया। अब रात हो चुकी थी। सर्दियों की शुरुआत में सड़कें ठंडी हवा से भर जाती हैं। शहर में रोशनी की रोशनी थी। लोग और गाड़ियां कार की खिड़की से गुजर रही थी। बेक कैन गोन का चेहरा भावहीन था। उसकी काली आंखों में रात के निशान थे, जो उसके खूबसूरत गोरे चेहरे पर उभरे हुए थे। आखिरकार होटल पहुंच गया। बेक कैन गोन ने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए एक कार्ड निकाला। अंधेरे कमरे में केवल खिड़की के बाहर से ही रोशनी आ रही थी। उसने दीवार पर लगी बत्ती जला दी और कार्ड बिस्तर पर फेंक दिया। कमरे में इधर उधर देखते हुए वह स्थिर खड़ा रहा। कल ही वह और जियान दाओ इस होटल में चेक इन करके आए थे। जियान दाओ का सूटकेस अभी भी बिस्तर के बगल में छोटी सी मेज पर रखा हुआ था। अंदर ऐसे कपड़े थे जो उसे बहुत पसंद थे। फर्श पर 2 जोड़ी चप्पलें पड़ी थीं, एक बड़ी और एक छोटी। जियान दाओ का चावल के रंग का विंडब्रेकर सोफे पर लपेटा हुआ था। अभी भी उसकी त्वचा की हल्की गर्मी बरकरार थी। बो जिन्यान थोड़ी देर के लिए खड़ी रही। फिर उसने अपना कोट उतार दिया, अपनी टाई खोलकर जमीन पर फेंक दी और नंगे पैर बाथरूम में चला गया। कई बार गर्म पानी भी व्यक्ति की रक्तवाहिकाओं में गर्मी नहीं बढ़ा पाता। बेक कैन गोन काफी देर तक शॉवर के नीचे निश्चल खड़ा रहा। आखिरकार उसने नल बंद कर दिया और बाहर चला गया। खिड़की के बाहर आसमान अभी भी अंधेरा और शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक जादुई सपने में खो गया हो। बेक कैन गोन कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर पलटा और बिस्तर पर लेटने के लिए चला गया। उसने कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर उन्हें फिर से खोला और अपना सिर घुमाकर बिस्तर के खाली हिस्से को देखा। कुछ सेकंड बाद वह बिस्तर से बाहर निकला, अपना कोट पहना,
और बगल के अध्ययन कक्ष में चला गया। यह कमरा होटल में जियान दाओ द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया था। मेज और कुर्सियों के अलावा वहां एक व्हाइट बोर्ड भी था, इसलिए वह किसी भी समय काम कर सकता था। अब बेक कैन गोन व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा था। उसने सूटकेस खोला, सारी फाइलें और तस्वीरें निकाली। व्हाइट बोर्ड जल्दी ही तस्वीरों से भर गया। बेक कैन गोन ने अपना ध्यान केंद्रित किया। पीड़ितों की दुखद तस्वीरें स्वतः ही उसके दिमाग में उभर आईं। उसे जानवरों की तरह लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था। ताहाम ने लंबा कोड़ा घुमाया और संकीर्ण कमरे में उसका पीछा किया। वह निराशा और अपमान की स्थिति में भाग गई। उसे एक मनोविकार नाशक दवा का इंजेक्शन दिया गया था। वह वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर सकती थी। उसे जो एकमात्र एहसास हुआ वह था अत्यधिक दर्द। कुछ दिनों बाद जी हान उसे कोड़े से पीटने से संतुष्ट नहीं हुआ। उस महिला की चिकनी सफेद त्वचा युद्ध की लूट थी जिसे वह प्यार करता था। वह धीरे धीरे उसकी खाल उधेड़ देगा। इस प्रक्रिया में वह अभी भी नहीं मरी। वास्तव में यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि वह उसकी औरत थी, जो उसकी सबसे तीव्र इच्छा और वासना का प्रतीक थी। इसलिए वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित करेगा, जब तक कि उसकी त्वचा का एक भी टुकड़ा, बाल का एक भी कतरा, मांस का एक भी टुकड़ा न बचे। उसने उसे पूरी तरह से खो दिया। बेक कैन गोन ने अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लिया। अध्याय 74। आसपास का माहौल एकदम शांत था। केवल लाल खून हाथ से उंगलियों तक बह रहा था और जमीन पर टपक रहा था। जियान दाओ ने अपना चेहरा ठंडी जमीन पर दबाया। उसका पूरा शरीर निश्चल था। उसकी पीठ, कमर और पैरों में भयंकर दर्द हो रहा था। उसके शरीर की हर इंच त्वचा उसकी नहीं लग रही थी। जियान दाओ की दृष्टि अभी भी धुंधली थी। रोशनियां, बिस्तर, लोहे की रेलिंगें डरावने राक्षसों में बदल गईं। उसके सिर में अनगिनत आवाजें उठीं, इतनी अधिक कि वह उन्हें रोक नहीं सकी। उसके मंदिरों में इतना दर्द हो रहा था कि वे फटने वाले थे। दाओ दाओ, मेरे पिता का आदर्श वाक्य है कि हमेशा ऊंचे स्थान पर खड़े रहो और अपने विवेक में कोई शर्म न रखो। बहन, तुम उस आदमी के साथ इतनी अच्छी क्यों हो? राक्षसों में भी वसंत होता है। जियान दाओ, मैंने उसे कभी किसी लड़की की इस तरह परवाह करते नहीं देखा। क्या तुम मुझे चूमना नहीं चाहते? अगर तुम मुझे हर 5 मिनट में चूमोगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी उबाऊ काम कर सकता हूँ। अब क्या तुम्हें असली लग रहा है? उसकी आंखों के कोनों से सेम के आकार के आंसू बह निकले, जो उसके ठंडे चेहरे से बहते हुए उसके फटे होठों से होते हुए बह रहे थे। वह नमकीन, कड़वा स्वाद ही इस दुनिया में एकमात्र स्वाद था जिसे वह चख सकती थी। क्लैक, क्लैक, क्लैक। चमड़े के जूतों की आवाज धीमी थी, लेकिन यह जियान दाओ के पूरे शरीर को कांपने के लिए पर्याप्त थी। वह तुरंत सिकुड़कर एक छोटे जानवर की तरह कोने में छिप गई। तुम अब और क्यों नहीं दौड़ते? जियान दाओ के पीछे से जी हान की गहरी आवाज गूंजी। यह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। 2 दिन पहले तुम एक डरे हुए खरगोश की तरह भाग रहे थे। जियान दाओ ने उसकी बाहों की ओर देखा। वे घावों से भरी हुई थीं, लाल और चिपचिपी। अब सामान्य चिकनी सफेद उपस्थिति नहीं थी। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वह अपने दांत पीस रही थी, अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़े हुए अगली मार का इंतजार कर रही थी। उसकी धीमी और बेकार हरकतों को देखकर ताहाम जोर से हंस पड़ा। स्विश, स्विश। एक तीव्र, अंतरिक्ष को चीर देने वाली ध्वनि प्रसारित हुई। तभी उसकी पीठ पर फिर से वही जलन होने लगी। जियान दाओ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लगभग बेहोश हो गई।
उसका पूरा शरीर भयंकर दर्द में डूबा हुआ था। हर आंतरिक अंग अपनी जगह से हट गया था। यह अंतहीन पीड़ा कब समाप्त होगी? यह कैसे खत्म हो सकता है? ठीक है। ताहाम ने जियान दाओ को जमीन से उठाया और खून से लथपथ छोटे बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी हरकतें बहुत कोमल थीं। क्या आप ये सब खत्म करना चाहते हैं? ताहाम ने धीरे से कहा, मानो वह उसके दिल की बात जान सकता हो। जियान दाओ का गला भर आया। उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी उंगलियां बिस्तर की चादर को कस कर पकड़ रही थी, फिर उसे ढीला कर रही थी, फिर उसे कस कर पकड़ रही थी, फिर उसे पुनः ढीला कर रही थी। केवल तभी उसकी नसें थोड़ा सा केंद्रित हो सकीं। उसने खुद को याद दिलाया कि वह उसके द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती, वह जीवन से हार नहीं मान सकती। यह लिखना, इस दर्दनाक दुनिया में उनकी आवाज ही एकमात्र आवाज थी। आवाज मोहक थी। क्या आप इसे खत्म करना चाहते हैं? बस इसे लिख लें। यदि बेक कैन गोन न होते, तो वह एक सामान्य, खुशहाल महिला होती, अन्य लोगों की तरह जीवन जीती और उसे आज जो पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, वह न झेलनी पड़ती। जियान दाओ के दिल में उदासी की एक टीस सी छा गई। हाँ, यदि बेक कैन गोन न होते तो उसकी जिंदगी अलग होती। क्या वह उज्ज्वल सूर्य के प्रकाश की दुनिया में रहेगी, न कि आज की तरह अथाह अंधकार में? मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। ताहाम के शब्दों ने उसके दिल में चुपचाप केवल एक ही नाम गुनगुनाया, बेक कैन नॉन, बेक कैन नॉन। क्या तुम उसे यह नहीं बताना चाहती कि तुम इस समय बहुत दर्द में हो? वह लगभग पूरी तरह से हताश हो चुकी थी, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। जी हान ने जियान दाओ के पीले चेहरे को देखा। उसकी आंखों में मुस्कान गहरी हो गई। उसे बताओ, तुम उसे छोड़ दोगे? बस उससे संबंध तोड़ दो। कोई उसे प्रताड़ित नहीं करेगा, है ना? जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं है। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। कल सुबह सुबह वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी होगी। सब कुछ खत्म हो चुका होगा। बस उसे एक पत्र लिखो। जियान दाओ ने अचंभित होकर अपना सिर उठाया और जी हान के मुस्कुराते चेहरे को अस्पष्ट रूप से देखा। फिर उसके हाथ में एक कलम थमा दी गई। यह लिखना, उसने अपनी आवाज धीमी करके कहा, एक बार तुम उसे छोड़ दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। अब कोई कष्ट नहीं रहेगा। वह एक नया जीवन जीत लेगी। मैं तुम्हें तुरंत रिहा कर दूंगा। जियान दाओ ने अपने सामने पड़े कागज और कलम को शून्य दृष्टि से देखा। बस पत्र पता है, बाक कैन गोन छोड़ दो, यह आदमी उसे माफ कर देगा। सिर्फ एक पत्र? धातु की कलम की नोक ने हल्के से कागज को छुआ और दो सबसे दर्दनाक शब्द लिखे, कैन गोन। विकृत जोड़ों वाले एक रक्तरंजित हाथ ने कलम को पकड़ लिया और कागज पर रुक गया। जियान दाओ चुपचाप आंसू बहा रहा था। तुम लिखते क्यों नहीं? जी हान का स्वर अभी भी कोमल था, लेकिन उसमें ठंडक थी। जियान दाओ ने अपनी उंगलियां ढीली की। कलम बिस्तर से लुढ़क गई, जिससे बिस्तर की चादर पर काली स्याही का निशान रह गया। उसने अपना सिर झुका लिया, अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया। उसका दिल इस तरह दुख रहा था जैसे वह उसका अपना न हो। नहीं, वह पत्र नहीं लिख सकती थी। चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न हो, वह लिख नहीं सकती थी। जी हान उससे झूठ बोल रहा था। बस एक विदाई पत्र लिखो, वह उसे तुरंत मार देगा। क्योंकि यह ब्रेकअप पत्र नहीं था, बल्कि उसकी वसीयत थी। एक वसीयत जिसने बेक कैन नॉन के प्रति उसके प्यार को नष्ट कर दिया। बस यही तो उसे चाहिए था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि बेक कैन गोन के लिए सबसे गंभीर आघात क्या होगा, न कि केवल उसका जीवन समाप्त करना।
उसे हर कीमत पर सहना था। वह उसे फिर से देखने के लिए जीना चाहती थी। जियान दाओ की चुप्पी, उसके सामने खड़ी महिला का कमजोर लेकिन बहुत दृढ़ प्रतिरोध, जी नान की अभिव्यक्ति को धीरे धीरे गहरा कर देता है। एक ठंडा हाथ चुपचाप उसकी बाह पर रखा हुआ है। आदमी की लंबी उंगलियां उसकी त्वचा को सहला रही थी, जो अभी भी अछूती थी। क्या मैं पर्याप्त काम नहीं कर रहा हूँ? उसने धीरे से पूछा, बस तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम अब भी अवज्ञा कर सकते हो? उसके शांत और ठंडे स्वर से जियान दाओ के दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे दबाया जा रहा हो। वह क्रोधित था। अंततः वह उसे क्रोधित होने से नहीं रोक सकी। हुम्फ! ताहाम धीरे से हंसा। उस हंसी से उसके रोंगटे खड़े हो गए। जो उंगलियां उसकी त्वचा को सहला रही थी, वे धीरे धीरे सख्त हो गईं, जिससे चुभन भरा दर्द होने लगा। तो फिर चलो रास्ता बदलते हैं, उन्होंने कहा। शायद अब साइमन को उपहार भेजना बुरा विचार नहीं होगा। ताहाम का हाथ धीरे धीरे जियान दाओ के शरीर पर चला गया, उसकी बाह से गर्दन तक, उसके कंधे से होते हुए आखिर में उसकी पीठ पर रुक गया। उसने जियान दाओ की शर्ट फाड़ दी। हल्की ठंडी हवा ने उसकी त्वचा के नीचे छिपे दर्द को और बढ़ा दिया। यह जगह बहुत अच्छी तरह से रखी गई है, उसने आह भरते हुए कहा। एक भी घाव नहीं है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। जियान दाओ का पूरा शरीर उसकी उंगलियों के स्पर्श से कांप उठा। फिर से आंसू बहने लगे। 2 दिन बाद फोतु नगो कोमा से जागा। एक और दिन बीत गया, इससे पहले कि वह अनिच्छा से बोलने के लिए अपना मुंह खोलता। वह अभी भी गहन चिकित्सा इकाई में था। डॉक्टर ने समय और आगंतुकों को सख्ती से नियंत्रित किया था। उसके परिवार से मिलने के बाद नर्स अंदर आई और उससे कहा, इन्हाम आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, फोतु नगो ने कमजोर आवाज में कहा, क्योंकि उसे पक्का पता था कि इसका कुछ न कुछ संबंध बेक कैन गोन से है। जब से वह जागा है, तब से लेकर अब तक बेक कैन गोन दिखाई नहीं दिया है। वास्तव में उसे आपके आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जियान दाओ को बचाना इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है। जियान दाओ के बारे में सोचते हुए फोतुनगो का दिल फिर से दुखने लगा। मुझे आश्चर्य है कि इन्हाम उससे क्या चाहता है। दोपहर के समय सूरज की रोशनी अस्पताल के सफेद बिस्तर को ढके हुए एक पतले पर्दे की तरह थी, जिससे एक अवास्तविक सा एहसास हो रहा था। बहुत अधिक रक्त की हानि के कारण फोतु नगो का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने बिस्तर के पास खड़ी इन्हाम को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। एक दूसरे को न देखने के कुछ ही दिनों बाद वह युवक काफी थका हुआ लग रहा था। उसकी ठोड़ी पर बाल थे, उसका चेहरा उदास और भारी था। प्रोफेसर बेक ने खुद को 3 दिनों से होटल में बंद कर रखा है, इन्हाम ने कहा। बाहर मत जाओ और किसी के फोन कॉल का जवाब मत दो, कोई नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। फोतु नगो अचंभित रह गया, उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया। कुछ सरल वाक्यों से अस्पताल का कमरा अत्यधिक शांति में डूब गया। इन्हाम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और फोतु नगो भी चुप रहा। थोड़ी देर बाद फोतु नगो ने अपना मुंह खोला, क्या जियान दाओ के बारे में कोई खबर है? इन्हाम की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। अभी नहीं। विशाल संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लापता लड़की को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक उच्च बुद्धि और सावधानीपूर्वक योजना वाला अपराधी है। दरअसल मध्य और अमेरिकी दोनों देशों की पुलिस इस बात पर कोई राय नहीं रखती है कि बेक कैन गोन ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है और बाहर नहीं गया है, क्योंकि उसने पहचान की पुष्टि, डीएनए सहित आपराधिक चित्र का काम पूरा कर लिया है। बाकी काम पुलिस का वांछित अपराधियों की तलाश में है। यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली आपराधिक मनोवैज्ञानिक भी अपनी प्रेमिका को नहीं बचा सकता।
एक एफबीआई अन्वेषक ने कहा, मुझे लगता है कि साइमन को इस विनाशकारी सत्य को स्वीकार करने के लिए समय चाहिए। वर्तमान स्थिति ने इन नाम का मूड बहुत खराब कर दिया है। वह फोतु नगो को खोजने आया था, क्योंकि शायद फोतु नगो ही एकमात्र व्यक्ति था जो बा कैन नगोन को सांत्वना दे सकता था। वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, फोतु नगो ने धीरे से कहा। इन नाम दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि फोतु नगो का क्या मतलब था। फोतु नगो के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को बहुत अच्छी तरह समझता है। बो जिन्यान ने कभी भी जियान याओ को खोना स्वीकार नहीं किया। भले ही इस समय जियान याओ का निधन हो चुका था, फिर भी वह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका। अब बो जिन्यान अपनी दुनिया में लौट आया। आप क्या सोच रहे हैं? अगर जियान दाओ सचमुच इस दुनिया को छोड़ देता है, तो भविष्य में उसके साथ क्या होगा? फोतु नगो ने एक क्षण सोचा, फिर फुसफुसाया, मेरी मदद करो। उसे बुलाओ। एन नाम ने सिर हिलाया, अपना सेल फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और उसे फोतु नगो के कान के पास रख दिया। फोन 10 बार बजा। एन नाम ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन फोतु नगो के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह चुपचाप सुनता रहा, उसकी आंखें आगे की ओर लगी रहीं। तभी एक हल्की सी आवाज आई और दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या गोन कर सकता है? फोतुनगो ने कर्कश आवाज में कहा। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड के लिए चुप्पी रही और फिर जवाब आया, तुनगो। एन नाम ने अचानक देखा। फोतु नगो कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। फिर उसने अपना सिर उठाकर इन नाम की ओर देखा। भाई नाम, आप पहले बाहर जाइए। एन नाम ने अपना सिर हिलाया, सेल फोन फोतु नगो को थमा दिया, मुड़ा और बाहर चला गया। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाला था, इन नाम अचानक चौंक गया। फोतु नगो अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था, एक हाथ से अनिच्छा से फोन पकड़े हुए था। उसके पीले सुंदर चेहरे पर एक आंसू लुढ़क गया। एक डॉक्टर और बेक कैन गोन के एकमात्र करीबी दोस्त के रूप में, जिस दिन उसे गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया, उसका जीवन खतरे में था, उसने केवल इतना कहा, जियान दाओ, उसकी रक्षा करो। एक भी आंसू बहाए बिना। सर्जरी के बाद आज उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि एनेस्थीसिया का असर खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। लेकिन अब जब उसने बो जिन यान की आवाज सुनी तो वह रो पड़ा। इन नाम ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप बाहर खड़ी हो गई। अभी इन नाम को समझ में नहीं आया। जब पूरा मामला खत्म हुआ, तभी उसे असली वजह पता चली कि फूजी वू इस समय क्यों रो रहा था। उसी समय शहर के मैरियट होटल की सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे में बेक कैन गोन ने काला सूट पहन लिया और कांच की दीवार के सामने अकेले खड़े हो गए। उसके चेहरे पर सूर्यास्त की चमक थी। उसने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था। उसकी काली आंखें नीचे शहर को देख रही थीं। उसका पीला चेहरा शांत और ठंडा था। जब जियान याओ उठी, तो उसने खुद को एक ठंडे लोहे के शेल्फ पर मुंह के बल लेटा हुआ पाया। उसके शरीर पर अभी भी कपड़े थे, लेकिन उसकी पीठ खुली हुई थी। उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे, जिससे वह हिल नहीं पा रही थी। इस दृश्य ने जियान दाओ को सिहरन पैदा कर दी। उसने आंखें उठाकर देखा, चारों ओर हल्की रोशनी थी। उसे लोहे के पिंजरे से बाहर निकाला गया और खुली जगह में एक शेल्फ पर लिटाया गया, जैसे चॉपिंग बोर्ड पर मछली हो। जियान याओ ने अपने फटे हुए निचले होंठ को काटने की कोशिश की, जिससे उसे तेज दर्द हो रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था, लेकिन उसकी चेतना और दृष्टि स्पष्ट थी।
ताहम ने उसे नशीली दवाएं देना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी रुचि कोड़े मारने से बदलकर चमड़ी उतारने में हो गई थी। जियान दाओ की आंखें नम थी, लेकिन उसने खुद को रोकने की कोशिश की और खुद को रोने नहीं दिया। इधर जरा सी भी आवाज उस व्यक्ति के कानों और आंखों से बच नहीं पाती थी। उसके पीछे शोर सुनाई देता था, कोई सोफे से उठकर गुनगुनाता हुआ उसकी ओर आता था। तुम अंततः जाग गए। ताहम जियान दाओ के बगल में खड़ा था, उसके हाथ में कुछ था, एक दूसरे को हल्के से छूते हुए धातु की खनकने की आवाज आ रही थी। हालांकि वह देख नहीं सकती थी, लेकिन जियान दाओ को अंदाजा था कि यह एक शल्य चिकित्सा उपकरण था। ठंडी उंगलियां एक बार फिर उसकी चिकनी नंगी पीठ पर चलने लगी। मैं शुरू कर रहा हूँ। ताहम ने अपना सिर नीचे किया और जियान दाओ के कान में फुसफुसाया, हालांकि मैंने आपके लिए कुछ और मसाले भी तैयार किए हैं। इस तरह शायद आप और मैं दोनों अधिक उत्साहित और तरोताजा हो जाएंगे। जियान दाओ के दोनों हाथ दो लोहे की सलाखों के बीच में बंद थे। उसने लोहे की सलाखों को कसकर पकड़ रखा था, उसकी पीठ ठंडी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी हान ने जिस मसालेदार का उल्लेख किया था, वह बो जिन यान से संबंधित समाचार था। उसने दो छोटे तीखे चाकू पकड़ लिए और इत्मीनान से जियान दाओ के सामने चला गया। न जाने कहाँ दबा दिया। हवा में लटकी एलसीडी स्क्रीन अचानक चमक उठी। स्क्रीन पर समाचार प्रसारित हो रहा था। महिला उद्घोषक ने बहुत तेजी से कहा, मिस जियान याओ, प्रसिद्ध चीनी आपराधिक मनोवैज्ञानिक बो जिन्यान की प्रेमिका को नंबर 1 चीनी नरभक्षी ने 4 दिनों के लिए अपहरण कर लिया था। पुलिस ने कहा कि वे ताहम का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं, यह पहले से ही चौथा दिन है, लेकिन प्रोफेसर बेक कैन गोन अभी भी खुद को होटल के कमरे में बंद कर रहे हैं, बाहरी दुनिया से संपर्क करने से इनकार कर रहे हैं। जियान दाओ का दिल दुख गया। स्क्रीन पर उनके और बेक कैन गोन के होटल के बाहर के दृश्य चमकने लगे। पूरी तरह से कांच से बनी इमारत में सूर्यास्त की चकाचौंध झलक रही थी, जो बेहद शांत थी। जियान याओ ने एक पल के लिए आंसू बहाए। उसकी प्रतिक्रिया ने जी हान को बहुत संतुष्ट किया। वह मुस्कुराया और जियान याओ के पास गया, उसके साथ समाचार देखने के लिए अपना सिर उठाया और साथ ही प्रशंसा की। जितना अधिक प्रतिभाशाली, उतना ही अभिमानी आदमी होता है, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसे वह हरा नहीं सकता, एक असहनीय असफलता का सामना करता है, तो वह उतना ही अधिक गिरेगा। उसने अपना सिर घुमाकर जियान दाओ की ओर देखा, तुम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मुझे लगता है कि जब उसे उसकी त्वचा मिल जाएगी तो चीजें और अधिक दिलचस्प हो जाएंगी। मुझे बताइए, क्या वह स्वयं को और अधिक दोषी ठहराएगा और अधिक कष्ट सहेगा, स्वयं को क्षमा करने में असमर्थ होगा? जियान दाओ ने अपने होंठ काट लिए, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इस समय ताहम ने अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा और उसे नीचे दबाया। उसका दूसरा हाथ भी उसकी पीठ पर पड़ा। जियान दाओ ने महसूस किया कि तेज ब्लेड उसकी पीठ की त्वचा को छू रहा है। क्यान गोन मुझे बचा सकता है। क्यान गोन मुझे बचा सकता है। आज की ताजा खबर, महिला उद्घोषक की आवाज अचानक गूंजी, जिससे जियान दाओ की घबराहट टूट गई और जी हान को भी अपनी हरकतें रोकनी पड़ी। उन दोनों ने सिर उठाया और स्क्रीन पर पुलिस अधिकारियों की बंदूकों के साथ भागती हुई छवि देखी। ताहम ने आंखें मूंद ली और स्क्रीन को घूरने लगा। उद्घोषक की तीव्र आवाज सुनाई दी, हमें अभी खबर मिली है कि नंबर 2 नरभक्षी टॉमी 18 घंटे पहले पेलिकन बे जेल से भाग गया है। फिलहाल जेल और एफबीआई ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
राज्य पुलिस और संघीय जांच ब्यूरो ने भागने वाले की तलाश के लिए एक बड़ी सेना भेजी है। छवि प्रसारण कक्ष में लौट आई। महिला उद्घोषक का चेहरा बेहद भारी था। यह ज्ञात है कि टॉमी ने अपने सेल के फर्श पर बदला शब्द लिखने के लिए ताजा खून का इस्तेमाल किया था। वह किससे बदला लेना चाहता है? क्या यह प्रोफेसर बो जिन्यान हो सकते हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रेमिका को खोया है? फिलहाल दोनों चीनी नरभक्षी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या वे फिर से हाथ मिलाएंगे, जिससे कोई नया मामला सामने आएगा? जियान दाओ स्क्रीन पर शून्य भाव से देखता रहा। ताहाम ने छुरी को अपने पास की मेज पर फेंक दिया। ओह नहीं! उसके मुंह के कोने पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने जियान दाओ को अनदेखा किया और अंधेरे में चलने के लिए मुड़ गया। जियान दाओ अभी भी लोहे की रैक पर मुंह के बल लेटा हुआ था और आसपास का माहौल फिर से शांत हो गया। उसने अभी भी अपनी आंखें स्क्रीन से नहीं हटाईं। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। क्या वह वही था? क्या उसने ताहाम को पकड़ने के लिए टॉमी को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हुए अचानक और खतरनाक कदम उठाया था? या क्या टॉमी सचमुच बदला लेने के लिए जेल से भाग गया था और उसे चारों ओर से घेर लिया गया था? क्या उसके और उसके दोबारा मिलने की संभावना कम है? जियान दाओ ऊपर देखती रही जब तक टीवी पर बेक कैन गोन से जुड़ी खबरें खत्म नहीं हो गईं। वह झुकी, अपना चेहरा ठंडे लोहे के शेल्फ पर दबाया। उसकी आंखों के कोनों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। अध्याय 75। हाय जैक, मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। ताहाम सोफे पर बैठे हुए वाशिंगटन इकोनॉमिक टाइम्स अखबार पढ़ रहे थे जो आज सुबह ही आया था। विज्ञापन में उन्हें ऐसी खबर मिली। इससे उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से उत्साहित मुस्कान आ गई। उसने अखबार उठाया और उठकर नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। यह बाहरी इलाके में एक छोटे से शहर में एक विला था। भूमिगत तहखाना उत्तर दक्षिण युद्ध के दौरान गोदाम हुआ करता था। अब यह उसका छोटा सा खेल का मैदान बन गया था। वह धीरे धीरे अंधेरे से रोशनी की ओर चल पड़ा। दूर से वह देख सकता था कि जियान याओ अभी भी उसी स्थिति में थी, बिना हिले डुले ऑपरेशन टेबल पर मुंह के बल लेटी हुई थी। ओह! उसने एक हल्की आह भरी, अखबार को अपने बगल में सोफे पर रख दिया। उसके हाथों और पैरों की जंजीरों को खोलने के लिए आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। जियान याओ का पूरा शरीर सिकुड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी पीठ बहुत देर तक हवा के संपर्क में थी। उसके अंग जम गए थे। उसका चेहरा कागज के पन्ने की तरह पीला पड़ गया था। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने उसे सामान व्यवस्थित करने दिया, लेकिन उसके दिल में वह बेहद डरी हुई थी। थोड़ी और धमकी से वह गिर सकती थी। जी हान की हरकतें बेहद कोमल थीं। उसने उसे बड़े आरामदायक सोफे पर लिटाया, एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी बनियान उतारी और उसके कंधों पर रख दी। तभी उसने उसे अपने बगल में बैठने दिया, बहुत स्वाभाविक रूप से उसके कंधों को गले लगाया, अपना सिर नीचे किया और उसके गाल को चुमा। इस चुंबन ने जियान दाओ की आत्मा को उड़ा दिया। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, अपने पास रखा अखबार उठाया और कहा, अच्छी खबर और बुरी खबर है। तुम पहले कौन सी सुनना चाहती हो? जियान याओ ने अपने दिल में कांपती भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की और भारी आवाज में जवाब दिया, बुरी खबर। वह हंसा, खबर वाला अखबार उठाया और उसके सामने लाया। हमारा छोटा टॉमी वाकई वापस आ गया है। जियान याओ की आंखें उसके हाथ का पीछा करती हुई धीरे धीरे इधर उधर देखने लगीं और उसका दिल अचानक भारी हो गया। वह निश्चित था, बेशक, क्योंकि इस तरह की खबर उसके और टॉमी के संचार का पिछला गुप्त तरीका था और आसपास कोई भी इसे समझ या नकल नहीं कर सकता था। जिन यान,
क्या वह वास्तव में दो तरफ से दुश्मनों का सामना कर रहा था? यह बर्बाद हो गया था, यह बर्बाद हो गया था। जी हान स्वाभाविक रूप से उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से देख सकता था। उसके होठों पर मुस्कान गहरी हो गई। दुखी मत हो, मैंने तुम्हें अभी तक खुशखबरी नहीं सुनाई है। उसने अखबार को कॉफी टेबल पर फेंक दिया और सोफे पर पीठ के बल झुक गया। वह बहुत ही सहज लग रहा था। जियान दाओ ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपना सिर नीचे किया और उसके बोलने का इंतजार किया। तुम्हारे लिए यह खबर अच्छी खबर मानी जा सकती है, यानी, उसने आलस से कहा। साइमन अभी भी यह सब हेरफेर करने वाला हो सकता है। जियान दाओ का दिल कांप उठा। अचानक उसे जारी रखते हुए सुनकर, टॉमी, तुम साइमन के साथ नहीं खेल सकते। शायद उसने सोचा कि वह बच गया है, लेकिन वास्तव में वह अभी भी साइमन के नियंत्रण में था। यह असंभव नहीं था। दोनों हाथ जियान दाओ के घुटनों पर रखे गए थे, चुपचाप मुट्ठी बांधे हुए, कोई आवाज नहीं कर रहे थे। ताहाम ने फिर मुस्कुराकर उसका एक हाथ पकड़ लिया, जिससे जियान दाओ का पूरा शरीर कांप उठा। उसने स्वाभाविक रूप से लड़की की खून से सनी हथेली को देखा। उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं। कुछ देर तक इसका आनंद लेने के बाद वह बोला, घबराओ मत। क्या तुम जानती हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? जियान याओ चुप था। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, चाहे टॉमी मुझे कोई भी खबर भेजे, चाहे वह जीवित रहे या मर जाए, मैं जवाब नहीं दूंगा। हमारे बेचारे मिस्टर साइमन ने इतनी बड़ी गलती की, इतना जोखिम भरा कदम उठाया, और उन्हें कोई मौका या सुराग नहीं मिला, तो हमें क्या करना चाहिए? जी हान ने उसके साथ खबर साझा करने के बाद वह थोड़ी देर के लिए टीवी देखने के लिए सोफे पर बैठ गया। फिर विनम्रता से उसे गुड नाइट कहा, फिर उठकर एक बार फिर अंधेरे में चला गया। बहुत दूर से एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी जा सकती थी। जियान दाओ अभी भी सोफे पर बैठी थी। उसके सिर के ऊपर की लाइट जल रही थी और चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था कि वह वाकई बहुत खुश था, यहाँ तक कि उसे वापस पिंजरे में बंद करना भी भूल गया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जियान दाओ ने कॉफी टेबल पर रखा अखबार उठाया और झिझकते हुए उसके बगल में सिंक की ओर चल पड़ी। उसने चुपचाप और धीरे धीरे अपने शरीर पर लगे खून के धब्बे पोंछे। दर्द फिर से वापस आ गया था, लेकिन वह सुन्न हो गई थी। केवल आईने में उस थकी हुई और कमजोर लड़की को देख रही थी, धीरे धीरे कपड़े धोने की हरकत दोहरा रही थी। वह जी हान की तरह थी, जिसे नहीं पता था कि बाई जिन्यान आखिर में क्या करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका पहला कदम प्रभावी रहा था। इस समय जी हान का ध्यान पूरी तरह से टॉमी द्वारा अवशोषित किया गया था, और ऐसा लग रहा था कि उसे यातना देने और उसकी खाल उतारने में उसकी रुचि और उत्साह खत्म हो गया है। लेकिन जिनयान जी हान के विचार बेहद गहरे थे। अब आप क्या करेंगे? उसका ध्यान कितनी देर तक भटक सकता है? जी हान ऊपर जाने के बाद वह सबसे पहले टीवी के सामने बैठा और टॉमी से जुड़ी ताज़ा खबरें देखने लगा, जल्दी जल्दी उन पर नजर डाली। फिर वह सोफे पर झुक गया, खिड़की से बाहर शांत देहात की रात को देखते हुए थोड़ा ऊब महसूस कर रहा था। उसका लक्ष्य बाई जिन्यान को पाना था। यह उनके जैसा ही एक गौरवशाली और कुलीन व्यक्ति था, दुनिया का एकमात्र व्यक्ति जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। कई मुकाबलों में जीत और हार दोनों ही देखने को मिली, जिससे यह साबित हो गया कि उसका चुनाव सही था। अगर वह ऐसे आदमी को पाना चाहता था, तो सबसे पहले उसे नष्ट करना था। उसे नीचे तक मारो, उसके सबसे कमजोर पल का इंतजार करो, फिर अकेले ही जाल में फंस जाओ। उसे विश्वास है कि बेक कैन गोन उसके सामने झुक जाएगा।
क्योंकि उनका स्वभाव एक जैसा है। पापी शरीर और अदम्य आत्मा, वह बो जिन्यान को इतनी अच्छी तरह से समझता था, खुद से भी बेहतर। हम स्वर्गदूतों और राक्षसों को केवल एक पतली रेखा से अलग किया जाता है। जब तक बो जिन्यान के दिल में राक्षस जागता है, वह तुरंत हमेशा के लिए उसका हो जाएगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जियान याओ के लिए यह कहना होगा, इस महिला ने उसकी योजनाओं को बाधित कर दिया है। मूल रूप से उसने बो जिन्यान को उपहार के रूप में देने के लिए उसे टुकड़ों में काटने की योजना बनाई थी, जो उसे सबसे गंभीर झटका देता। लेकिन अब जी हान को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। गहरे अर्थ वाला एक प्रेम पत्र, इस लड़की के सभी दर्द, यातना और पछतावे को लिखना, इस प्यार के डर को लिखना, वह घातक हथियार होगा जो बो जिन्यान को नरक में भेज देगा। यह केवल एक अफसोस की बात थी कि इस लड़की की दृढ़ता उसकी उम्मीदों से परे थी। लगभग एक सप्ताह हो गया है। स्पष्टतः मेरी चेतना 24 घंटों से सुस्त और धुंधली रही है। आंसू लगातार बह रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी वसीयत लिखने से इनकार करता हूँ। ताहम को अब उसे प्रताड़ित करने में कोई रुचि नहीं रही। इसके अलावा उसे यह भी लग रहा था कि अगर वह सचमुच उसकी खाल उधेड़ भी दे, तो भी वह नहीं लिखेगी। यह बिंदु, इसके विपरीत, बिल्कुल बेक कैन गोन याली हुआन नियन जैसा है, जिन्हें उसने कैद कर लिया था। हट ने उसे पागल बना दिया, लेकिन साथ ही उसे उत्साहित और प्यार भी किया। उसे मारने में भी थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन अब उसे एक नई खुशी मिली। उसने अपना सिर नीचे करके अखबार देखा। उसकी नज़र 2 शब्दों, उपहार, पर रुक गई। टॉमी किस उपहार की बात कर रहा था, उसे बिना सोचे समझे पता चल गया। उसे बो जिन्यान से जलन हो रही थी। वह बो जिन्यान को मारना चाहता था, उसे एक उपहार देना चाहता था। यह लड़का अपने आध्यात्मिक नेता के प्रति गहन प्रशंसा और प्रेम से भरा हुआ था। वह किसी भी तरह से बो जिन्यान द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने को स्वीकार नहीं कर सकता था। बेक कैन गोन को मारकर वह इस आध्यात्मिक नेता का एकमात्र साथी बन सकता है। ताहाम ने धीरे से हंसते हुए कहा, लेकिन टॉमी, तुम बेक कैन गोन के विरोधी कैसे हो सकते हो? तुम मेरे द्वारा समाप्त कर दिए गए हो। निश्चित रूप से केवल मृत्यु ही शेष है। हालांकि खेल इस बिंदु तक आगे बढ़ चुका है। एक नई भूमिका जोड़ने से किस तरह के सुखद आश्चर्य होंगे। वह अस्थायी रूप से थोड़ा आराम कर सकता है, बैठ सकता है और पुरुषों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए देख सकता है। उन्हें अपनी पूरी ताकत से प्रदर्शन करते हुए देख सकता है। 2 दिन बाद सुबह सुबह जी हान नाश्ते की मेज पर बैठा, अपना बढ़िया नाश्ता खत्म किया। उसके हाथ में अभी भी हमेशा की तरह वाशिंगटन इकोनॉमिस्ट अखबार था। खाना खत्म करने के बाद उसने अपने मुंह के कोने को पोंछने के लिए एक नैपकिन का इस्तेमाल किया, पानी का एक घूंट लिया, फिर अखबार उठाया और विज्ञापन अनुभाग पर पलट गया। निश्चित रूप से टॉमी की खबर फिर से दिखाई दी। प्रिय मित्र, मैं अभी भी तुम्हारा एकमात्र मित्र हूँ। समाचार पत्र के मुद्रण समय के आधार पर यह समाचार कम से कम 8 घंटे पहले प्रकाशित हुआ था। यानी टॉमी उस समय भी आजाद था। कम से कम टॉमी ने तो यही सोचा था। ताहाम ने हल्के से मुस्कुराते हुए अखबार को अपने बगल की मेज पर रख दिया। वहां कुछ दिन पहले के अखबारों का ढेर पड़ा था। टॉमी से हर दिन खबरें आती हैं। ओह साइमन, टॉमी, मेंटिस और सिकाडा, मुझसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। क्या आप सभी बहुत निराश हैं? वह फिर से सोफे पर बैठ गया, टीवी चालू किया और खबरों को सरसरी तौर पर देखा। 8 देशों का आर्थिक सम्मेलन, राष्ट्रपति चुनाव, लुइसियाना में आया तूफान। यह नीरस और उबाऊ दुनिया।
उसने निर्णायक रूप से निगरानी कैमरा चालू कर दिया। भूमिगत खेल के मैदान में जियान दाओ सोफे पर एक बिल्ली की तरह चुपचाप लेटी हुई थी। जी हान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे घूरते हुए उसी समय एक घूंट लेने के लिए रेड वाइन का गिलास उठाया। जैसे ही वह देखने में मग्न हुआ, महिला समाचार एंकर की भारी आवाज ने अचानक उसके विचारों को बाधित किया। वर्तमान समाचार, ताजे फूल, नरभक्षण मामले में नवीनतम घटनाओं से संबंधित। जी हान की नजरें टीवी स्क्रीन पर वापस चली गईं। केवल स्क्रीन के निचले भाग में आंखों को लुभाने वाले काले पाठ की एक पंक्ति को देखने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज, वह गुप्त बैग जिसे विकृत हत्यारे टॉमी ने टीवी स्टेशन पर भेजा था। बैग? यह कहां से आया? स्थिति उसकी उम्मीदों से परे विकसित हुई लग रही थी। जी हान ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा। उसकी आंखें स्क्रीन पर घूर रही थी। महिला समाचार एंकर की अभिव्यक्ति बेहद भारी थी, लेकिन यह सामान्य से थोड़ी अलग लग रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आप जो अभी देख रहे हैं वह स्टेशन से एक्सक्लूसिव समाचार है। 10 मिनट पहले हमें टॉमी द्वारा गुमनाम रूप से एक बैग दिया गया। यह बैग क्रिसेंट स्टेट के पेलिकन बे जेल से भेजा गया था। वहां केवल एक ही यूएसबी है। इसके बाद आप इस यूएसबी में मौजूद वीडियो सामग्री देख सकेंगे। यह कहना होगा कि यह एक अकल्पनीय वीडियो है जो लोगों को सहरन पैदा कर देता है। मुझे लगता है कि इससे पूरा अमेरिका हैरान हो जाएगा और चीनी पुलिस और एफबीआई को शर्मिंदगी महसूस होगी। वह एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, कृपया मेरे साथ देखें। यह 2 साल पहले विकृत ताजा फूल द्वारा किए गए अपराध का वीडियो टेप है। स्क्रीन पर मुख्य पात्र वर्तमान में चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञ, एफबीआई के पूर्व व्यवहार विश्लेषण सलाहकार, मैरीलैंड विश्वविद्यालय के मानद प्रोफेसर बो जिन्यान साइमन है।